तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है एक बार फिर से नॉलेज एक्वायर क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने थ्योरी को सीख लिया है वन शॉट के अंदर। और ये जो सेकंड शॉट है, इसके अंदर हम लोग क्या कर लेंगे, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बेहतरीन वे में क्लियर कर लेंगे। और सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन नहीं, हर टाइप के असर्शन, रीजन, वेरी शॉर्ट और सब तरीके के क्वेश्चंस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें। और चलिए अब शुरू करते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को कवर करते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन विजिबल हो चुका है और मैं इस क्वेश्चंस को अपने पेज में मेंशन है, मैं उनको पढ़कर आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चंस क्या है। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ करंट इन अ सर्किट। एक सर्किट के अंदर मेरे प्यारे बच्चे किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए। करंट को मेजर करने के लिए क्वेश्चन में नहीं बोला गया है, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो गैल्वेनोमीटर होता है। कौन होता है बेटा? गैल्वेनोमीटर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक। सबसे पहले याद रखेंगे, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ करंट इन अ सर्किट। तो आप बताएंगे सर गैल्वेनोमीटर का हम यूज करते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर है और ये आई थिंक 2021 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप बहुत अच्छे से आंसर दे देंगे। चलिए थोड़ा इसी के साथ कुछ और चीजें भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर बोला जाता कि करंट को मेजर किससे करते हैं, तो आप बोलोगे बेटा करंट को मेजर करने के लिए आप एमीटर का यूज करते हैं। अगर पूछता कि वोल्टेज को किससे मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को, तो आप बताओगे सर वोल्ट मीटर से करते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, आप ये भी जानते हो ये किस में कनेक्टेड होता है, सीरीज में। ये किस में कनेक्टेड होता है, पैरेलल में होता है। ये सारी बातें आपको मैंने पढ़ा रखी है। तो खैर अपना आंसर ये हो गया और साथ साथ में आपने ये भी सीख लिया, ठीक है। इसमें लो रेजिस्टेंस होता है, ये भी याद रखिए बेटा। इसमें क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। चलिए, तो इतना सीखने के बाद हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो पहले इतना नोट कर लीजिए बच्चों। ओके बच्चों, अब आपकी स्क्रीन के सामने एक दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। चलिए इसको बहुत अच्छे से करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया, आप पढ़िए। स्टेट ओम्स लॉ फर्स्ट, नेम and define the physical quantity, determine the slope by VI curve given in the diagram, use the graph to find the value of physical quantity in SI units. Okay. थर्ड कह रहा है स्टेबलिश करिए किलोवाट और जूल में रिलेशन। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको सबसे पहला जो क्वेश्चन है, और देखिए 2023 के अंदर आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहली बात कह रहा है कि ओम्स लॉ बताओ। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो ओम्स लॉ क्या होता है हमारे प्यारे बच्चों। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर current flowing through in a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. तो ये डिफिनेशन तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, इसमें क्या था मेन बात जो, अगर आप है टेम्परेचर को क्या रखना है मेरे प्यारे बच्चे, कांस्टेंट रखना है। अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही शानदार सी बात है, ओम्स जी ने बताया था, बहुत बढ़िया, ठीक है। सीख लिया हमने कि जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। फर्स्ट पहला हो जाता है। दूसरा कह रहा है एक ग्राफ के अंदर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो वीआई कर्व है, वीआई कर्व बना हुआ है आपका जो ग्राफ में, वो क्या एस्टेब्लिश करता है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जब इस तरीके से कोई वीआई कर्व होता है तो वो रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन करता है। किसको करता है मेरे प्यारे बच्चे, रेजिस्टेंस को। और रेजिस्टेंस की अगर एसआई यूनिट की बात की जाए तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्या होती है, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। और वीआई कर्व क्या बताता है, तो वीआई कर्व हमें रेजिस्टेंस के बारे में बताता है। अब इसमें अगर हम रेजिस्टेंस निकालें तो आप देख पा रहे हैं, रेजिस्टेंस जब मेरे प्यारे बच्चे निकालेंगे तो सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वी अपान आई, क्योंकि वी इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। तो आर इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, वी अपान आई, ठीक है। तो वोल्टेज में आप जब चेंज देखेंगे तो 6.5 से 4.5 हो रहा है, आप देख सकते हैं 6 से 4.5। और जो करंट में बताया गया है वो 0.6 से 0.4 का बताया गया है, ठीक है डिफरेंस। तो 0.6 था, हाँ 0.6 रीडिंग थी और 0.4 थी। अब आप इसको सॉल्व कर ले मेरे प्यारे बच्चे, तो कितना हो जाएगा 1.5 अपॉन 0.2, कट करेंगे तो 7.5 ओम। तो आपका रेजिस्टेंस भी आ चुका है, ठीक है। पहला क्या था, ओम्स लॉ बताना था। तो जो ओम्स लॉ था वो क्या है मेरे प्यारे बच्चे कि कांस्टेंट टेंपरेचर जब रखते हैं तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। वीआई कर्व क्या बताता है, हमेशा रेजिस्टेंस बताता है। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम होती है। फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालो तो आर इक्वल टू फॉर्मूला होता है वी अपान आई। वोल्टेज में चेंज देखा तो 6 से 4.5 हो रहा है। करंट में रीडिंग देखी तो 0.6 से 0.4 हो रहा है, उसको सॉल्व आउट कर लिया 7.5 आ गया। लास्ट पार्ट में आपसे बोल रहा है स्टेबलिश करिए किलोवाट और 1 किलोवाट और 1 जूल में रिलेशन बताइए। तो चलिए बता देते हैं।
1 किलोवाट आवर की जब बात करते हैं 1 किलोवाट आवर, तो सबसे पहले आपको पता है कि 1 किलोवाट में बेटा जानते हो 1000 वाट होते हैं फर्स्ट। सेकंड 1 आवर में 3600 जूल होते हैं, ठीक है ओके। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 36 लाख जूल। अब आप जानते हैं कि फिजिक्स के अंदर हर एक यूनिट को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं, तो जब आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो ये हो जाता है आपका 1 किलोवाट आवर का जूल के साथ रिलेशन, ठीक है कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं 36 लाख या 3.6 इंटू 10⁶ लाख, ओके जूल में आ गया। और ये हो गया, और ये आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे यही होता है 1 यूनिट इंडिया के अंदर। ये क्या होता है 1 यूनिट, तो 1 मिनट का मतलब क्या होता है 1 किलोवाट आवर, मींस कि 1 घंटे में आपने कितने वाट का कंजप्शन कर लिया। जब 1 घंटे में 1 किलोवाट का कंजप्शन हो जाता है तो उसे बोला जाता है कि वो 1 किलोवाट आवर हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आप सभी बच्चों ने बहुत ही शानदार तरीके से 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर लिए, और अब हम बारी है इतना अच्छे से इसको नोट करें, रिकॉल करें, और फिर इसके बाद आपको थर्ड क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए 2 क्वेश्चन शानदार तरीके से करने के बाद मेरे प्यारे बच्चे अब आपके स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन विजिबल हो चुका है। आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 3 रजिस्टर्स है बेटा R1 R2 R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ओके सर पैरेलल पे कनेक्ट करना है, एंड द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, कॉम्बिनेशन को फिर बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। अमीटर वोल्ट मीटर एंड क्यू उसके अंदर सब्स्टिट्यूबल करेंगे। ड्रा सुटेबल सर्किट डायग्राम टू शो द अरेंजमेंट ऑफ दीस सर्किट कंपोनेंट अलोंग विद डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग, ठीक है। आइए सबसे पहले एक बैटरी बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, एक तरफ प्लस कर देते हैं, एक तरफ माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब इसको रख लेते हैं, ये आपका करंट है, यहां से करंट जा रहा है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, एक की भी लगा दीजिए प्यारे बच्चे, एक एमीटर लगा दीजिए, ठीक है। करंट इधर से आ गया, ठीक है, इधर से करंट दिया आ गया। अब जैसे ही बेटा करंट आएगा ये, तो यहां से I1 I2 आप जानते हैं कि पैरेलल सिस्टम में जो करंट की वैल्यू होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, वोल्टेज सेम होता है, वोल्टेज सबके लिए क्या होता है सेम होता है। आप पूरे सर्किट को ऐसे एक वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो यही कह रहा था, 3 रजिस्टर से R1 R2 R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड अमीटर अ वोल्ट मीटर एंड की। तो वोल्ट मीटर भी हमने दिखा दिया, अमीटर भी हमने दिखा दिया, की भी दिखा दिया, और हमने वोल्ट मीटर भी दिखा दिया, सारी चीजें हम लोगों ने दिखा दी। ये R1 है, ये प्यारे बच्चे R2 और ये प्यारे बच्चे R3। तो एक हमारा सुटेबल डायग्राम बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है, ठीक है। तो ये था सुटेबल डायग्राम। अब सेकंड पार्ट में आपसे बोल रहा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क। एक पूरा फिगर है, उस पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। चलिए बना लेते हैं, सबसे इसको भी बना लेते हैं इक्विवेलेंट को। सबसे पहले ऐसे, ये क्वेश्चन है आपका, ओके। अब आपसे कह रहा है इक्विवेलेंट बताइए, इसकी वैल्यू R1 है, ये 5 ओम, R2 है बेटा 10 ओम, R3 है मेरे प्यारे बच्चे 10 ओम, और R4 कितना है 5 ओम, ठीक है। 2022 के अंदर पूछा गया था बेटा क्वेश्चन, ये अभी सर्किट है। अब हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो जब भी मेरे प्यारे बच्चे आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना होता है तो आप एक चीज का विशेष ध्यान दीजिए, करंट पास कराइए। जब करंट की डायरेक्शन जहां से अलग हो जाएगी वो आप कहेंगे कि पैरेलल के अंदर है। यहां से करंट आया, ठीक है, अब यहां पे करंट दो जगह पे बटेगा, ऐसे और ऐसे, तो ये दोनों रजिस्टर पैरेलल के अंदर है। ये पूरा का पूरा सिस्टम किसके अंदर है पैरेलल के अंदर है। तो इसका पहले हम क्या निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। चलिए निकाल लेते हैं। 1/R इक्वल्स टू पैरेलल का 1/10 प्लस 1/10,
एलसीएम लेंगे 10, 1 + 1 2/10, तो आरपी रेसिप्रोकल कर देंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो हो जाएगा 10/2, कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 ओम। ठीक, तो सबसे पहले हमने देखा इस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो 5 ओम आ गया। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये पूरा मिलकर अब एक हो चुका है। अगर इसको फिर से बनाया जाए तो अब ये पूरा तार कुछ ऐसे हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 हो गए। ये पहले 5 तो था ही था, इन दोनों का जब इक्विवेलेंट निकाला तो ये कितना आ गया, ये भी 5 आ गया और ये भी 5 आ गया। अब आपसे वो कह रहा है कि सबका एक साथ बता दीजिए, तो जब पूरे का एक साथ आप बताएंगे तो अब तो सीरीज के अंदर आपको इक्विवेलेंट निकालना है, तो R1 + R2 + R3 करते हैं, यही तो आपने पढ़ा है, R1 R2 R3। तो सीरीज के अंदर जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा 15 ओम। ठीक प्यारे बच्चे, ओके क्लियर हो गया। तो क्या था पूरे क्वेश्चन में, पहले तो आपको एक सर्किट डायग्राम बनाना था, बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए, कनेक्ट करने के बाद करंट भेजिए। करंट आपको पता है पैरेलल सेगमेंट के अंदर डिफरेंट जाती है, ठीक है, वोल्टेज सेम होता है पैरेलल रेजिस्टेंस के बीच में, तो आपने वोल्टेज को सेम अप्लाई कर दिया, यहां से करंट है, यहां से आपने एमीटर कनेक्ट कर दिया, तो जितना क्वेश्चन के अंदर बोला गया था वो आपने सारी चीजें कर दी। और ये आपका जो था मान लीजिए, तो क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में होता है तो ए और बी नाम दे दो इनको, ठीक है, ओके। अच्छा बेटा फिर क्या था, अब जब आप इस सर्किट के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते तो ये दोनों पैरेलल के अंदर है, कैसे पता चला, करंट भेजिए, करंट की डायरेक्शन इधर और इधर, जब करंट की डायरेक्शन बढ़ती है मेरे प्यारे बच्चे तो फिर वो क्या हो जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है। इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन के थ्रू निकाला तो 5 आया, फिर पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखा तो वो सीरीज के अंदर था 5 5 5, तो टोटल कितना बन गया 15 ओम बन गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने शानदार तरीके से कर लिया। हर एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपको बेहतरीन सिखा के जाता है, थ्योरी से हर एक चीज कनेक्ट हो रही है मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं, और अगर आपने शानदार तरीके से पढ़ाई करी, कंसेप्ट को अपने स्ट्रॉन्ग रखा है तो आपका बहुत ही अच्छा एग्जाम होने वाला है। तो अब इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, नोट करो प्यारे बच्चों। अब आपकी स्क्रीन सामने एक और अच्छा सा क्वेश्चन विजिबल हो चुका है, आइए पढ़ते हैं। लिस्ट 2 डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग अ सीरीज सर्किट इन होम, और दूसरे में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है। ये 2020 के अंदर पूछा गया था सीबीएसई बोर्ड में, तो बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे सीरीज के अंदर अब आपको क्या होता है कि डिफरेंट अप्लायंस के लिए डिफरेंट कनेक्शन देना होता है, तो सीरीज के अंदर तो ऐसा पॉसिबल होता नहीं है, ठीक है। एनर्जी का भी बहुत ज्यादा आपका लॉस देखने को मिलेगा, भाई सीरीज में तो सारे अप्लायंस एक ही चीज से कनेक्टेड हो जाएंगे, बल्ब हो या आपका टीवी हो, रेफ्रिजरेटर हो, व्हाटएवर इट इज, तो फिर क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा और फिर वो हमारे लिए बेहतर नहीं है। दूसरे सीरीज की एक प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आप मान लीजिए एक सर्किट के अंदर काम करना बंद हो जाता है, कोई एक अप्लायंस खराब हो जाता है, तो फिर सारे वर्किंग करना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपके डिसएडवांटेज थे सीरीज के अंदर, तो ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो अगर एक ने काम करना बंद किया तो फिर सारे काम करना बंद कर देते, तो ये आप लिख लेंगे डिसएडवांटेज, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। दूसरा पार्ट जो था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा गया है कैलकुलेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। चलिए इसको बहुत अच्छे से करते हैं, फिगर बनाते हैं आपके लिए, आइए कनेक्ट करिए मेरे प्यारे बच्चे। ये प्यारे बच्चे आपका 4 ओम, 6 ओम, 15 ओम, 3 ओम, 3 ओम, ये ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है। फिर से वही बात आती है कि सबसे पहले हमें ये पता करना होता है कि सीरीज कहां पर है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहां पर है। आप बेटा ए से यहां से करंट भेजिए, जब करंट आएगा तो यहां इस पूरे सर्किट के अंदर ऐसे ऐसे पूरा एक करंट, फिर यहां से देखो तार दूसरा है तो अब यहां से करंट दूसरा हो जाएगा, यहां से पूरा यार एक पूरा सीरीज, ये पूरा क्या हो गया, सीरीज में हो गया। ऐसे जब यहां से करंट आएगा मेरे प्यारे बच्चे तो ये पूरा इतना, ये पूरा किसमें है, ये भी सीरीज में है। तो अब क्या है, अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, ये सीरीज से एक तार बनेगा, ये एक तार बनेगा और एक ये तार बन जाएगा, तो 3 डिफरेंट तार हो जाएंगे तब पैरेलल बन जाएगा। तो पहले सीरीज के अंदर इसका अगर निकालें आर एस सीरीज 3 और 3, तो ये आ गया 6 ओम, मतलब इतना कितना आ गया 6 ओम, ये 15 था। अब अगर इसका सीरीज का निकालें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 + 6 कितना हो गया बेटा, 10 ओम हो गया, ठीक है। तो ये सीरीज के अंदर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 ओम, इसका इतने का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम, और इस वाले सेगमेंट का आपको पता ही कि ये तो बिल्कुल एक ही तार है और ये 15 में है। तो अगर आप देखा जाए तो ये कुछ ऐसे 3 तार हो चुके हैं ऐसे, ठीक है, एक ये पूरा और एक ये पूरा और एक ये पूरा। तो जब आप इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/10
1/15 और 1/6। अब आप इनका एलसीएम लेंगे प्यारे बच्चे, एलसीएम जब लेंगे तो कितना आ जाएगा 30, 10 3 जा, 15 2 जा, 6 5 जा, 5 2 7 3 10, 10/30। आरपी जब निकालेंगे फाइनल तो 30/10 कितना आ जाएगा आपका 3 ओम। तो ये आ गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ चुका है। तो बहुत ही आसान था, पहले क्या किया सीरीज के थ्रू निकाला, फिर पैरेलल के थ्रू निकाल दिया और आपका आ चुका है आंसर। तो नोट कर लीजिए, ये आपका शानदार तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, नोट कर लो बच्चों। प्यारे बच्चों एक और सा बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में विजिबल हो चुका है, चलिए इसको बहुत अच्छे से करते हैं। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन। इन अ गिवन एमीटर a student saw that needle indicate 12th division in ammeter while performing an experiment to verify Ohm's law. If ammeter has 10 division between 0 to 0.5 ampere, then what is the ammeter reading corresponding to 12th division? आपसे क्वेश्चन में बोला गया है मेरे प्यारे बच्चे कि जब 10 डिवीजन होते हैं, 10 डिवीजन में कितना करंट जा रहा है 0 टू 0.5 एम्पियर, मतलब 10 डिवीजन के अंदर आपका 0.5 एम्पियर करंट है, ठीक है। तो 1 डिवीजन के अंदर कितना हो जाएगा आपका 0.5/10, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। और क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया 12th डिवीजन का बताइए आप, ठीक है। तो जब आप 12th डिवीजन का बताएंगे, अब ये डी मतलब डिवीजन है मेरे प्यारे बच्चे, समझ जाना। तो 0.5/10 इंटू 12, पॉइंट हटाइए, नीचे क्या आ जाएगा 0, कट करिए 5 से, 5 2 जा, ठीक है, फिर 5 2 जा 10, 0 हो गया, फिर 2 से कट कर लीजिए, 10 हो गया नीचे, और ये कितना हो गया 6 हो गया, डिवाइड करेंगे तो 0.6 एम्पियर। तो जब 10 डिवीजन में 0.5 एम्पियर करंट जा रहा था, तो 12th डिवीजन जब करेंगे तो 0.6 एम्पियर करंट जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं आपको कि एक एमीटर है, तो जब एमीटर के थ्रू स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो जो नीडल है जो जा सकती है एक्सपेरिमेंट के अंदर, वो 12th डिवीजन तक जा सकती है। एक एक्सपेरिमेंट से जब उसने देखा तो 10th डिवीजन में तब सर्किट गई। मान लीजिए थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, ये नीडल है, मैक्सिमम 12th तक जा सकती है, और जब ये 10 डिवीजन में जा रही थी तो उसका करंट कितना था 0.5 एम्पियर। और जब ये नीडल 12th एम्पियर में जा रही होगी, सॉरी 12th डिवीजन में जा रही होगी, तो कितना करंट आएगा ये आपको बताना है। 10th डिवीजन में 0.5 एम्पियर करंट है, तो 12th डिवीजन में कितना करंट आएगा। तो वही है, यूनिटरी मेथड लगा दिया, बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया भाई, ठीक है ना। तो 10th डिवीजन में 0.5, तो 1 डिवीजन में 0.5/10, तो 12th डिवीजन में 0.5/10 इंटू 12, सॉल्व कर लिया, 0.6 एम्पियर आ गया। उम्मीद करते हैं यहां तक की कहानी आपको सारी समझ में आ चुकी है। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डू यू कनेक्ट एन एमीटर एंड अ वोल्ट मीटर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अभी जस्ट इसके पहले क्वेश्चन हम लोगों ने किया था इस तरीके का, ठीक है। तो सबसे पहले आप जानते हैं बेटा, जो प्यारे बच्चे एमीटर होता है इसका लो रेजिस्टेंस होता है, मैं अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बताया था। और ये किस में कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। जब बात वोल्ट मीटर की होती है मेरे प्यारे बच्चे, तो इसका हाई रेजिस्टेंस होता है, और ये आपको पैरेलल में कनेक्ट करना होता है, ठीक है। पैरेलल सिस्टम के अंदर आप कनेक्ट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि एमीटर का लो रेजिस्टेंस होता है, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, और वोल्ट मीटर का हाई रेजिस्टेंस होता है जिसे आप पैरेलल के अंदर कनेक्ट करते हैं, ठीक है। हो गया क्वेश्चन, बहुत ही शानदार, आपने 2020 का क्वेश्चन था, आपने क्लियर कर लिया, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन फिर से, बड़ा देखकर डरना मत, आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो चुका है, ठीक है। चलिए, इसमें सबसे पहले बोला गया है, जॉन एक स्टूडेंट है, यूजिंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन हिज हाउस, ओके, एंड ही कंपेयर द रेजिस्टेंस ऑफ दीज डिवाइसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। डिवाइस है टोस्टर, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन और इलेक्ट्रिक टॉर्च। पावर 1 किलोवाट का कंजप्शन है, हीटर 2 किलोवाट का कंजप्शन करता है, आयरन 4 किलोवाट का, और टॉर्च जो है 0.5 किलोवाट का कंजप्शन करती है। उनके रेजिस्टेंस R1 R2 R3 के हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए। ऐसे क्वेश्चंस अब दिखने में बड़े होते हैं, बट करने में मात्र 1 मिनट लग सकता है बस। आइए देखिए कैसे। आप जानते हैं P इक्वल्स टू क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन, सॉरी P इक्वल्स टू VI होता है। तो यहां पर आप क्या ले लेंगे, R इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन T। क्यों, क्योंकि P इक्वल्स टू होता है V स्क्वायर R, ठीक है। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, V स्क्वायर अपॉन T, यह होता है आपका फार्मूला, ठीक है। अब आप जब देख रहे हैं, चलिए एक एक कंपेयर करते हैं। टोस्टर है, उसकी पावर है 1 किलोवाट, हीटर की 2 किलोवाट, और आयरन की 4 किलोवाट, और टॉर्च की 0.5 किलोवाट। अब देखिए यहां से एक रिलेशन है, अगर पावर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। हम कह सकते हैं
रेजिस्टेंस जो है वो पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। हाँ सर, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया, समझ लिया हमने इस बात को कि रेजिस्टेंस जो है वो पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मींस अगर पावर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और अगर पावर कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है सर। तो आप पूरी के अंदर आप देखिए कि सबसे ज्यादा सबसे कम पावर किसकी है, तो आप देख रहे हैं टार्च, मतलब रेजिस्टेंस 4। टार्च की पावर सबसे कम है, इसका मतलब रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, R4 सबसे ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा इसका। फिर आप देखिए मेरे प्यारे बच्चे, आ जाइए आप फिर 0.5 के बाद फिर किसकी पावर सबसे कम है, टोस्टर, जो कि 1 किलोवाट का है। तो अब अगर मेरे प्यारे बच्चे फिर से वही बात है, पावर कम रेजिस्टेंस ज्यादा, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या बोला गया है, 2 किलोवाट का हीटर है, तो क्या आ जाएगा R2, और सबसे आखिरी में आ जाएगा आपका आयरन, क्योंकि आयरन की कंजप्शन सबसे ज्यादा है, पावर सबसे ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, दैट्स व्हाई रेजिस्टेंस उसका सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑर्डर हो गया आपका R4, R1, R2, R3, ये आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो चुका है, ठीक है। समझ गए मेरी बात को बहुत ही अच्छे तरीके से कि अगर मेरे प्यारे बच्चे पावर कम रेजिस्टेंस ज्यादा, तो सबसे ज्यादा पावर कम है आपका टार्च, फिर है टोस्टर, फिर है हीटर, फिर है आयरन, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने ये अरेंजमेंट कर लिया, ठीक है। देखिए बड़ा सा क्वेश्चन, तेज 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन हमें एग्जाम के अंदर देख के घबराना नहीं है, बहुत स्मार्ट अप्रोच के साथ अपनी स्ट्रेटजी बना के क्वेश्चंस को टैकल करना है, ठीक है। और आप कर लेंगे क्योंकि आप मेहनत करते हैं, और जो बच्चे मेहनत करते हैं वो हर एक क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से करने में एबल होते हैं। सो कि इसको भी नोट कर ले, फिर इसके बाद अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ठीक है बच्चा। प्यारे बच्चों, अब चलिए कुछ असर्शन रीजन कर लेते हैं, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल हो चुके, हर टाइप के क्वेश्चंस हो गए, कुछ असर्शन रीजन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ स्क्रीन पे आपके डायरेक्शंस विजिबल भी हैं, और डायरेक्शन के साथ साथ आपका एक क्वेश्चंस भी विजिबल हो रहा है। चलिए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। असर्शन है, अब मैंने पहले वीडियो में बताया था कि असर्शन रीजन के क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, जितना ध्यान से पढ़ लोगे उतनी जल्दी आंसर आ जाएगा। एवरी क्वेश्चन हैज अ हिडन सॉल्यूशन, आई हैव ऑलरेडी मेनी टाइम्स, ठीक है। मैंने बहुत बार आपको एक्सप्लेन किया है, चलिए पढ़ते हैं। When the length of a wire is become half, ठीक है, then its resistance also gets halved। कह रहा है कि अगर लेंथ को आधा कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। देखते हैं रीजन क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। सबसे पहले हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं, R इक्वल टू आप जानते हैं रो इंटू एल अपॉन ई, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहां से रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, सही बात है सर, दिख रहा है। तो रीजन तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, आपका जो रीजन लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। अगर मेरे प्यारे बच्चे अब असर्शन की तरफ फोकस करो, असर्शन की तरफ जब आप फोकस करते हैं तो उसमें यही तो बात लिखी गई है कि लेंथ ऑफ वायर इज बिकम हाफ, लेंथ ऑफ जो लेंथ है वो हाफ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हाफ। कब, जब लेंथ ऑफ वायर इज हाफ देन रेजिस्टेंस आल्सो गेट्स हाफ। अगर लेंथ को हाफ कर देते हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चे, हाफ हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, दोनों बातें सही हैं। तो क्या बोलेंगे हम इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। ऑप्शन नंबर ए, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है मेरे प्यारे बच्चे लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ आधा तो रेजिस्टेंस आधा, लेंथ डबल तो रेजिस्टेंस डबल, रेजिस्टेंस सॉरी लेंथ 1/4 तो रेजिस्टेंस भी 1/4, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सीक्वेंस होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, इसको नोट करिए, फिर और भी असर्शन रीजन के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, नोट करो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे, डायरेक्शन के मेंशन कर दिया था, दूसरे क्वेश्चन पर फोकस करिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चे। रेजिस्टिविटी, असर्शन क्या बोल रहा है, कथन, असर्शन को कथन बोलते हैं। रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल डज नॉट चेंज विद द लेंथ ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो बेटा, रेजिस्टिविटी जो कि बहुत अच्छे से आपको बताई थी, फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल डज नॉट चेंज विथ द लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो बेटा आपकी रेजिस्टिविटी है, ये रेजिस्टिविटी जिसे आप ऐसे रो से एक्सप्लेन करते हैं, कह रहा है ना लेंथ पे डिपेंड करती है, मटेरियल डज नॉट चेंज विथ लेंथ और एरिया, सही बात है, ना इसको लेंथ से फर्क पड़ता है ना ही इसे एरिया से फर्क पड़ता है, इनको दोनों चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। रीजन, रेजिस्टिविटी हैज नो यूनिट, अरे
ये तो आप बता रहे हो कि इसकी कोई यूनिट ही नहीं होती है, नो यूनिट। आपको लगता है ऐसा? ना भाई, रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है। आप फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, आर इक्वल टू क्या पढ़ा था, रो इंटू एल अपान ए। तो जब आप रो की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, आर इंटू ए अपान एल, आर इंटू ए अपान एल। आर की यूनिट ओम, इसकी मीटर स्क्वायर और लेंथ की मीटर, कट करेंगे तो यूनिट क्या निकल कर आ जाएगी, ओम मीटर निकल कर आएगी। तो ये तो कह रहा है कि यूनिट नहीं होती है, गलत बात। तो assertion is true, reason is false and reason is not correct explanation of assertion। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा कि assertion तो सही बात है कि रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता, बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। लेकिन अब ये बात रीजन को दे रहा है कि नहीं भाई कि रेजिस्टिविटी की कोई यूनिट नहीं होती है, तो कहीं से बिलोंग ही नहीं करता ये बात। और दूसरी बात यूनिट होती है ओम मीटर। तो रीजन गलत है और assertion सही है। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिए बेटा, करते हैं assertion रीजन का। ठीक है, आइए करते हैं assertion रीजन का एक और क्वेश्चन शानदार तरीके से। assertion बोला गया, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, आप पढ़िए बेटा। सबसे पहले, इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड फ्यूज आर डिवाइस ओके विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। कहता है जो इलेक्ट्रिक टोस्टर है, फ्यूज है, ये जितने भी डिवाइस हैं, प्रिंसिपल कौन सा फॉलो करते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है बेटा। ये चाहे टोस्टर हो, इलेक्ट्रिक आपका फ्यूज हो, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को फॉलो करते हैं। रीजन कह रहा है कि इसका रीजन इसलिए है क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ होता है। ये कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ना भाई ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं ये असर्शन सही बात लिखी हुई है कि ये राइट है, बट रीजन क्या है, गलत। क्यों गलत है मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि जो रीजन होगा इस यहां पर, अगर इसको ओम्स लॉ नहीं होगा, यहां पर भी मेरे प्यारे बच्चों होगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या होगा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसी को फॉलो करता है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले जब भी ये क्वेश्चन ऐसे आते तो ध्यान देंगे, इलेक्ट्रिक आपका फ्यूज हो, टोस्टर हो, ये सारी चीजें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को फॉलो करते हैं। तो इसका भी आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ओके, चलिए नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी, ये सारे क्वेश्चन असर्शन रीजन अगर आप ध्यान से पढ़ते हो जाते हैं। चलो एक और बच्चों, एक लास्ट असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन और कर लेते हैं और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से। असर्शन बस वही चीज है, असर्शन रीजन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना होता है, जितना ध्यान से पढ़ोगे उतना बेहतर आपका हो पाएगा। ठीक है, एलॉय इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन। रीजन बोल रहा है एलॉयस ऑक्सीडाइज रेडली एट हाई टेम्परेचर। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अगर असर्शन की बात की जाए तो असर्शन में है एलॉय यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है कि एलॉय का यूज आप करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, किसमें, इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस या इलेक्ट्रिक आयरन बनाने में इसका यूज किया जाता है। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। रीजन में लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चे, एलॉयस ऑक्सीडाइज रेडली एट हाई टेम्परेचर। अरे उल्टा नहीं लिख दिया, और इसका यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि एलॉय ऑक्सीडाइज रेडली नहीं होते हैं हाई टेम्परेचर के अंदर। तो बस समझ गए आप, रीजन क्या है, गलत, ऑप्शन सी, असर्शन ट्रू और रीजन फॉल्स। क्या होना चाहिए यहां पर हम लिखेंगे, अगर आप चाहो रीजन को करेक्ट करना चाहते हो तो रीजन करेक्ट इस तरीके से होगा कि एलॉयस डज नॉट, एलॉय यहां लिखा हुआ है एलॉय ऑक्सीडाइज रेडली, आप लिख दोगे एलॉय डज नॉट ऑक्सीडाइज रेडली एट हाई टेम्परेचर। ठीक है बेटा, क्योंकि एलॉय क्या होता है, दो या दो से ज्यादा मेटल से मिलकर बनता है, और उसकी स्ट्रॉन्गनेस, उसकी मजबूती जो होती है वो जिन प्योर मेटल से मिलकर बना होता है उससे बहुत ज्यादा होती है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, तो जल्दी से ऑक्सीडाइज भी नहीं होता है हाई टेम्परेचर के अंदर। समझ गए मेरे प्यारे बच्चे। तो सब थ्योरी में मैंने आपको बहुत शानदार तरीके से बताया था, इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप मेरी थ्योरी पढ़ते हो अच्छे से तो सारी चीजें क्लियर आ जाती है, क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन था तो मैंने लिख दिया है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ 6 ohm रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। देखो प्यारे बच्चों, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये पेपर में आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, दैट्स व्हाई मैं करवा रहा हूं आपको, और जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं उस जितने टाइप के करवाए हैं उन टाइप में से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, और उम्मीद करते हैं मोस्टली क्वेश्चंस आपको मिल जाए। डिजिटी बदलेगा, क्वेश्चंस वही रहेंगे, तो लगे रहो साथ में, अड़े रहो साथ में, पढ़ते रहो साथ में। ठीक है, चल पढ़े। 6 ohm रेजिस्टेंस है भाई, वायर इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग,
तो पहले रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, पहले रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम है, लेंथ है तो कुछ नहीं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपसे क्वेश्चन में बोला गया है मेरे प्यारे बच्चे, वायर को पहले मान लीजिए वायर ऐसा था, ठीक, अब इसको फोल्ड कर दिया, मान लो उठा के फोल्ड कर दिया, तो फोल्ड कर देने से क्या होगा, मान लो अब लेंथ क्या हो गई, आधी हो गई, फोल्ड मार दिया। तो फोल्ड जब कर देता है, वायर इज डबल बाई फोल्डिंग, ठीक है, जब आप वायर को मेरे प्यारे बच्चे फोल्ड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑलवेज बी रिमेंबर, लेंथ जो होती है हाफ हो जाती है, देखिए लेंथ कम हो जाती है, और एरिया क्रॉस सेक्शन डबल हो जाता है। एरिया क्रॉस सेक्शन क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। एरिया क्रॉस सेक्शन क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। भाई आप वायर को देखिए, कोई भी एक वायर ले लीजिए, ठीक है, मैं कोई एक किसी चीज देख लूं, तो चलिए खैर ये मार्कर ही है, सपोज दैट, अब इसको आधा करके इसके ऊपर कर दे, आधा कट करके इसके ऊपर कर दे, तो अभी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना है, अब आप इसके ऊपर चढ़ा दो तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना हो जाएगा, और लेंथ क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऑलवेज रिमेंबर, वायर फोल्ड कर देते हैं जब, तो लेंथ हाफ हो जाती है और एरिया क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो जब ऐसा कर दिया तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, न्यू रेजिस्टेंस आर डैश, रो फॉर्मूला वही रहेगा, रो एल की जगह कितना, एल बाई 2 और ए की जगह 2a, मतलब आर डैश क्या निकल कर आ गया, रो एल अपॉन 2 नीचे आ जाएगा तो 4a हो जाएगा, 2 2 जा 4a, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपके पास दो इक्वेशन बन गई हैं। आप देखिए बहुत कुछ कॉमन दिख रहा है, रो यहां पर भी है, रो यहां पर भी है, एल यहां पर भी है, एल यहां पर भी है, एरिया यहां पर भी है, एरिया यहां पर भी है, तो ये कैल्सिनेशन कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब चीजों को डेटा के अंदर बहुत सारी चीजें सिमिलर हुआ करें, दो इक्वेशन बने और दो इक्वेशन के अंदर बहुत सारी चीजें जब सिमिलर होती हैं, तो उस केस में आप पता है क्या करिए, डिवाइड मार दीजिए, इक्वेशन सेकंड को टू को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए। तो लिख दीजिए मेरे प्यारे बच्चे, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड टू फर्स्ट, आर डैश इक्वल टू, ये कितना है 6, ये कितना है रो एल अपान 4a, और ये कितना है पहला वाला रो एल अपान ए। ठीक है, यहां पे कर देते हैं आर डैश अपान 6 इक्वल टू, इसको एज इट लिखिए, इस वाले को कुछ नहीं कर रहे हैं, एज इट लिख रहे हैं, रो एल अपान 4a। अब रेसिप्रोकल होगा, डिवाइड पड़ा है ना, तो ये इसके ऊपर चला जाएगा a, और ये क्या हो जाएगा रो इंटू एल। बेटा ये कुछ भी नहीं है, आपने पढ़ा होगा 2 अपान 3 अपान 4 अपान 5, तो क्या करते थे आप, 2 अपान 3 इंटू 5 अपान 4, यही तो करते थे, रेसिप्रोकल कर देते थे, वही भी मैंने वही किया है, रो एल अपान 4a मल्टीप्लाइड बाई ए ऊपर, रो एल नीचे। अब देखिए रो से रो कैंसिल, एल से एल कैंसिल, ए से ए कैंसिल, क्या हो गया आर डैश अपान 6 इक्वल टू 1 अपान 4। अब क्या कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 आर डैश इक्वल टू 6, तो आर डैश इक्वल टू 6 अपान 4, 2 3 जा 2 2 जा 1.5 ओम। ये आ गया आपका न्यू रेजिस्टेंस, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो मैं फिर से कह रहा हूं ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। कैसे पता है सर, देख रहे हैं हर बार पेपर को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो ये पता है कि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, वायर था पहले, उसका 6 ओम रेजिस्टेंस था, पहले उसका इस वायर का टोटल रेजिस्टेंस कितना था 6 ओम। जब आप इसको हाफ कर देते हो फोल्ड करके, तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा ये आपको बताना था। फोल्ड कर देने से लेंथ हाफ, एरिया डबल, फीड कर लो दिमाग में, फोल्ड करने से लेंथ हाफ, एरिया डबल। ठीक है, फिर इक्वेशन फर्स्ट बनी और एक इक्वेशन बनाई, उसके अंदर सेकंड इक्वेशन बनाई। जब कभी भी बहुत सारी इक्वेशंस के दो इक्वेशन में कैल्कुलेशन के लिए बहुत सारी चीजें हो, डिवाइड किया और डिवाइड करके आपको आंसर आपके सामने आ गया। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को नोट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट था। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एक और शानदार क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 10 ओम एंड 15 ओम। बेटा ये आपका जो क्वेश्चन है 2025 के अंदर पूछा गया था। ठीक है, इसी साल रिसेंटली 24-25। तो इस क्वेश्चन को करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहले बोला गया टोटल रेजिस्टेंस बताइए। ठीक है, आप आइए देखिए, करंट फ्लो होना यहां से शुरू हुआ, करंट यहां आया, करंट ये देखिए यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, बटेगा कि नहीं बटेगा, मान लीजिए ए और बी नाम दे दीजिए, इसका सी और डी नाम दे दीजिए। तो ए और बी के बीच में आपको बताना है। तो वायर में जब करंट की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट डिवाइड हो जाती है, तो वो कॉम्बिनेशन जो हो जाते हैं वो पैरेलल हो जाते हैं।
तो ये पूरा का पूरा जो है बेटा ये कैसा है, पैरेलल है। क्या है मेरे प्यारे बच्चे, पैरेलल। तो इतने का पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चे, 1/10 1/15। एलसीएम ले लीजिए बेटा प्यारे प्यारे बच्चे, तो 30 आ जाएगा, 10 3 जा 15 2 जा 5/30 1/RP। तो जब आरपी की वैल्यू निकालेंगे रेसिप्रोकल कर दीजिए, 30/5 मींस 6 ओम। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का कितना आ गया, 6 ओम आ गया रेजिस्टेंस, ठीक। अब ये पूरा एक वायर हो गया, अब ये पूरा देखा जाए तो ये ऐसे ऐसे एक वायर हो गया। अब यहां से ठीक है करंट आएगा, अब इसमें देखिए एक ही आपको दिख रहा है, फिर करंट डिवाइड होगा, हाँ ऑफ कोर्स, इधर इधर और इधर करंट डिवाइड होगा। तो ये दोनों भी कॉम्बिनेशन कैसे है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसमें भी हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों अब हमने इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ओपन कर लिया, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारा, 6 ओम आ चुका है इस पूरे का। अब हम इस पूरे सर्किट का कॉम्बिनेशन देखिए, पैरेलल में है, सबसे पहले यहां भी करंट है, यहां पे डिफरेंट करंट है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर है, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे बेटा, फिर से वही 1/60 + 1/40। तो आप एलसीएम ले लीजिए, 120 आ जाएगा, 60 और 40 का, 62 जा और 43 जा 5/120 1/RP। तो आप रेसिप्रोकल कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चे, 120/5 कट करेंगे तो आ जाएगा 24 ओम। तो मेरे प्यारे बच्चे अब आपने देखा कि इस पूरे का दोनों का, जो इसका और इसका कॉम्बिनेशन जब किया तो पूरा एक वायर बन जाएगा, और उसका रजिस्टर निकलकर कितना आ गया, 24 ओम आ गया, ठीक है सर। अब हमसे बोला जा रहा है, अब यहां से करंट आना शुरू हुआ, ये पूरा एक सर्किट बन चुका है, ये पूरा एक सर्किट बन चुका है, तब तो सब पूरा सीरीज में बन गया। तो जब सीरीज में बन जाता है तो उसका आंसर निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चे एक फॉर्मूला होता है सीरीज सिस्टम के लिए, R1 + R2। तो कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चे, पहला निकला था 6, फिर कितना 24, तो टोटल कितना हो गया 30 ओम। तो ये आ गया आपका पहले पार्ट का आंसर, ठीक है। 2025 में पूछा गया था और आपने बहुत ही आसानी से अपना पहला आंसर निकाल लिया। कैसे, ये दो पैरेलल में थे, सीरीज में पहले पैरेलल का कॉम्बिनेशन निकाला, फिर इन दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन से निकाला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल सीरीज में हो गया, ऐड कर दिया, आंसर आ गया हमारा। दूसरे पार्ट में पूछा जा रहा है टोटल करंट बताइए, बी पार्ट, करंट निकालने का फॉर्मूला I = V/R। क्यों सर, आप जानते हो बेटा V = क्या होता है, IR। तो जब I = निकालोगे तो V/R। वोल्टेज आपको क्वेश्चन के अंदर, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में वोल्टेज मेंशन नहीं किया है, एक मिनट मेरे प्यारे बच्चे, मैं अपना क्वेश्चन से विजुअल देख लेता हूँ कि कितना आया इसका। टोटल 15 वोल्ट की बैटरी है बेटा, 15 वोल्ट। तो अब यहाँ पर देख लीजिए 15, और ये कितना आ जाएगा आपका 30, ठीक है। 15 1 जा 15 2 जा 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर। ये आपके दूसरे पार्ट का आंसर आ चुका है। तो आपने करंट भी सॉल्व कर लिया, कैसे, I = V/R के फॉर्मूले से, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस द पैरेलल कॉम्बिनेशन अक्रॉस 10 एंड 15 ओम। अब आपसे बोला जा रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, पूरा वोल्टेज कितना है, 15 वोल्ट है पूरे सर्किट का। तो आपसे कह रहा है ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को वोल्टेज कितना मिलेगा। जब इस कॉम्बिनेशन का वोल्टेज निकालना होता है मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर मैं सी पार्ट करने जा रहा हूं, यहां पर फोकस करते हैं। आपको क्या निकालना है, वोल्टेज। तो V = क्या फॉर्मूला होता है, IR। एक बात बताइए, पूरे सर्किट में करंट तो नहीं बदलेगा, करंट तो जो यहां से जा रहा है अब तो सीरीज में हो चुका है, ये ऐसे ऐसे जाएगा। तो इन दोनों का जब पैरेलल कॉम्बिनेशन से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था तो वो कितना आया था मेरे प्यारे बच्चे, 6 ओम। कितना आया था, 6 ओम आ गया था, ठीक है। और करंट पूरे सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है, 0.5। तो वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला लगाइए, V = IR। I कितना है 0.5, और रेजिस्टेंस कितना है इन दोनों इक्विवेलेंट का, 6, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.0 वोल्ट। इसका जो वोल्टेज आ गया 3 वोल्ट आ गया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। तो अब आप ये बहुत अच्छे से इसका समझ चुके हैं कि इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो, इस कॉम्बिनेशन को जो वोल्टेज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 3 वोल्ट मिलेगा। तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है, टोटल तो बैटरी 15 वोल्ट की, अगर इसको 3 वोल्ट मिल रहा है तो इसको कितना मिल जाएगा, 12 वोल्ट मिल जाएगा, 12 3 15 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपके तीनों पार्ट के आंसर आ चुके हैं। पहले पार्ट में आपने टोटल रेजिस्टेंस निकाला, सेकेंड पार्ट में आपने टोटल करंट निकाला जो कि 0.5 एम्पियर आया, और जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला इसका, इस कॉम्बिनेशन का, तो वो आया मेरे प्यारे बच्चे 3 वोल्ट, ठीक है, 0 है। क्लियर हो गया। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आए अब आप घबराएंगे नहीं, बहुत शानदार तरीके से, शानदार अप्रोच से आप टैकल करेंगे।
हर टाइप के क्वेश्चंस को मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने टैकल किया शुरू से लेकर अब तक। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप और भी जो क्वेश्चंस हैं बैठकर अपनी बुक से प्रैक्टिस करेंगे, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। और अब आपको कोई भी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, आराम से ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें, मन लगा के पढ़ाई करते रहें, हमारे साथ कनेक्ट रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें, इस क्वेश्चंस को नोट कर लें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना नॉलेज एक्वायर क्लासेस को अपना सारा प्यार लुटाते रहें, ठीक है। थैंक यू।